तो कुर्की अटैचमेंट सेक्शन 60 देखिए आप। 60 सेक्शन जो पीछे वाले सेक्शन 59 तक अपन पढ़ चुके थे। सेक्शन 60 में 60 में ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। चाहे प्री एग्जाम हो चाहे कौन सी हो, मेंस एग्जाम हो, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। वह है संपत्ति। देखो, नियम जो है ना, अपन पहले सेक्शन देख रहे हैं, इनके साथ कौन से नियम है वो अपन बाद में देखेंगे। पहले सेक्शन वाला पार्ट जो है, ये कुर्की वाला कंप्लीट करते हैं। वह है संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में क्रुक और डिक्री के निष्पादन में क्रुक और विक्रय की जा सकेगी। प्रॉपर्टी, property liable to attachment, property liable to attachment and sale in execution of decree। वह है संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में क्रुक और विक्रय किए जा सके। कौन सी संपत्ति को आप क्रुक कर सकते हो और कौन सी को नहीं कर सकते? तो पहला जो क्लोज फर्स्ट है, परंतु उससे पहले क्लोज फर्स्ट में उस संपत्ति के बारे में बता रखा है जिसको आप अटैच किया जा सकता है। वो प्रॉपर्टी जिसको इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, डिक्री के निष्पादन में क्या है, अटैच किया जा सकता है, क्रुक किया जा सकता है, कुर्की हो सकती है उसकी। वो देखिए कौन कौन सी है। निम्नलिखित संपत्ति, तो छोटी जो याद है ना, ये याद करो, आप ज्यादा फायदे में रहोगे आप। भाई अभी तो कौन सी कुर्क की जा सकती है और कौन सी नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मेंस एग्जाम में आपको ये लिस्ट क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। पूछ ले, लिखने की बात आती है तो फिर आपको सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। देखिए किसको अटैच कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। निम्नलिखित संपत्ति डिक्री के निष्पादन में, निम्नलिखित संपत्ति डिक्री के निष्पादन में क्रुक क्रुक और विक्रय की जा सकेगी। अर्थात कौन सी है, देखिए। भूमि, भूमि, गृह या अन्य निर्माण, माल, धन, बैंक नोट, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, धन के लिए वचन, धन के लिए बंद पत्र या अन्य प्रतिभूतियां, ऋण, निगम अंश और उसके निगम। आप करके साहब, निगम कंपनी में कोई शेयर हो वो कैसे अटैच होंगे, उसके ट्रांसफर पे रोक लगा दो, हो गए अटैच। कंपनी के शेयर तो आप किसी को बेच सकते हो ना मार्केट में, बट अगर अटैच हो गए तो उनके ट्रांसफर पे क्या हो जाएगा, रोक लग जाएगी, आप उसको ट्रांसफर नहीं करोगे। आगे अपन पढ़ेंगे कि अटैचमेंट कैसे होता है। निगमांश और उसके सिवाय जैसा इसमें इसके पश्चात वर्णित है, इसमें इसके पश्चात यानी प्रोविजो वाली बात ऐसे लेकर के नीचे वो प्रॉपर्टी दे रखी है जिसको अटैच नहीं कर सकते, उनकी बात करिए, करे। और उसके सिवाय जैसा इसमें इसके पश्चात वर्णित है, विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी जंगम या स्थावर संपत्ति जो निर्णीत ऋणी की है, जो निर्णीत ऋणी की है, या जिस पर या जिसके लाभों पर वह ऐसी वयन शक्ति रखता है जिसे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता हो, चाहे वह निर्णीत ऋणी के नाम में धारित हो या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो। लैंड देखिए आप, लैंड्स, लैंड, हाउसेज और अदर बिल्डिंग, ये पॉइंट सारे याद होने चाहिए, जो भी 13 पॉइंट हैं टोटल। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन डिक्री, नेमली लैंड्स, हाउसेज और अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी, डेट्स, शेयर, शेयर्स इन ए कॉर्पोरेशन एंड सेव एज हेयर इन आफ्टर मेंशन। सेव एज हेयर इन आफ्टर मेंशन को अंडरलाइन करके कौन सा, नीचे जो प्रोविजन में पढ़ेंगे, जो लंबी लिस्ट है 20 पॉइंट दे रखे हैं जिनको अटैच नहीं कर सकते, उनके अलावा सेव एज हेयर इन आफ्टर मेंशन ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी,
ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल belonging to the judgment debtor or our which or the profits of which he has a disposing power which he may exercise for his own benefit, whether whether the same be held in the name of the judgment debtor or by another person in trust for him or on his behalf. अब पढ़ो इसको आप एक बार। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको अटैच कर सकते हो? तो सबसे छोटी लिस्ट तो यही है, ये लिस्ट तो है ही है। इसके अलावा वो भी सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो प्रोविजो में नहीं है। प्रोविजो में ऐसे लेकर के जो नीचे पॉइंट दे रखे हैं, कहां तक दे रखे हैं देखे, बहुत लंबी लिस्ट है। ये लास्ट तक पॉइंट है आपके पी तक। इनके अलावा ऐसे पी तक जो प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल है, इनके अलावा जो प्रॉपर्टी है उसको भी आप अटैच कर सकते हो। तो अब ऑब्जेक्टिव में कई बार क्या होता है कि पॉइंट देंगे, इनमें से एक आध जो जनरली गलत होता है ना, जैसे लेखा भैया। लेखा भैया एक शब्द कई बार एग्जाम में आता है, ये पॉइंट नंबर आपका आ गया बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको आप अटैच नहीं कर सकते, है ना आगे लिस्ट में। इसको पहले दोबारा से देखें आप लिस्ट को। निम्नलिखित संपत्ति डिक्री के निष्पादन में क्रय और विक्रय की जा सकेगी। पहला है भूमि, लैंड, जो भी है आपकी भूमि। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लाइबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। लैंड्स, भूमि, गृह यानी हाउस जो भी है, या अन्य निर्माण, घर के साथ कोई अन्य बिल्डिंग है, अदर बिल्डिंग्स। माल, गुड्स, धन, मनी, बैंक नोट, बैंक नोट्स, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र, हुंडीज, प्रोमिजरी नोट, वचन पत्र, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां, धन के लिए बंद पत्र, अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी, ऋण, डेट्स, शेयर इन ए कॉरपोरेशन, निगम अंश, और उसके सिवा जैसा इसमें इसके पश्चात वर्णित है। तो इस लाइन को है ना, इसका अर्थ है प्रोविजो की बात कर रहा है। ऐसी सभी जंगम या स्थावर संपत्ति जो निर्णीत ऋणी की है या जिस पर या जिसके लाभों पर वह ऐसी वहन शक्ति रखता है जिसे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता है, चाहे वह निर्णीत ऋणी के नाम में हो, चाहे खुद के नाम में धारित हो, उसने जो धारण कर रखी है खुद के नाम से, या है खुद की लेकिन किसी और के नाम से ले रखी है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके लिए न्यास में या उसकी ओर से धारित हो। All other saleable property, movable or immovable, belonging to the judgment debtor, or our which, or the profits of which he has a disposing power, which he may exercise for his own benefit, whether the same be held in the name of the judgment debtor or by another person in trust for him or on his behalf. तो ये तो वो प्रॉपर्टी है जिसको आप डिक्री के निष्पादन में अटैच कर सकते। ये सारे पॉइंट एक बार आपके पढ़े हुए होने चाहिए, ऐसे हल्के में नहीं लेना इनको। इनको लिख करके भी 2 मिनट का समय निकाल करके कि मुझे याद है या नहीं। अभी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अटैचमेंट में और ये अटैचमेंट में नहीं आते। अभी तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेंस एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो वो सबको याद नहीं रहते हैं। 2-4 पॉइंट लिख के और फिर डाटा गायब, जब तक आपने पूरी तरह से टारगेट बना करके उसको याद नहीं किया। अब आ जाइए आप जिनको अटैच नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। परंतु निम्नलिखित विशिष्ट वस्तुएं ऐसे क्रय और विक्रय नहीं की जा सकेंगी, प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग पर्टिकुलर शेयर नॉट बी लाइबल टू सच अटैचमेंट और सेल। सबसे पहला, निर्णीत ऋणी। निर्णीत ऋणी, उसकी पत्नी, जजमेंट डेटर खुद, निर्णीत ऋणी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के पहनने के आवश्यक वस्त्र। अब दुनिया भर का आपने कपड़े खरीद रखे हो वो नहीं, पहनने के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिछोने। बिछोने समझ गए आप, खाट गुदड़ी जो भी है,
काठ गुदड़ी जो भी है उनको सोने के काम में आते हैं, बर्तन पकाने के, हांडी बर्तन डेगची जो भी है, जो खाना बनाने के काम में घर में जो काम में आते हैं, उनके बिना काम नहीं चल सकता, उन सबको छूट है। भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई, बिछोने और ऐसे निजी आभूषण जिन्हें कोई स्त्री धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकती। तो जैसे मंगलसूत्र, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या मंगलसूत्र को अटैच किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि कस्टम के अनुसार महिला उसको अपने से अलग नहीं कर सकती। वो अलग तभी करती है जब पति को अलग कर देती है ना, तभी वो क्या है, उसको अलग करती है। द नेसेसरी द नेसेसरी वेयरिंग अप्रेल, कुकिंग वेसल्स, बेड बेड्स एंड beddings of the judgment debtor, his wife and children, and such personal ornaments as in accordance with religious usage cannot be parted with by any woman। तो लिख सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल मंगलसूत्र पूछा भाई। और भी आभूषण हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोगों के अलग अलग पहनने के हैं, जो रिलीजियस कस्टम्स यूजेस के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकते, जिनको आप अटैच नहीं कर सकते। पहला। दूसरा, शिल्पी के औजार, जैसे किसान का हल है, खाती है, कारपेंटर उसके जो है हाथ से काम करने के। अब आप अगर साहब ट्रैक्टर, कि ट्रैक्टर को अटैच कर से नहीं कर सकते हैं, तो ट्रैक्टर एक अलग चीज है। ट्रैक्टर एक क्या, बिना ट्रैक्टर के भी खेती हो सकती है, उसको अटैच किया जा सकता है। तो शिल्पी के औजार, और जहां निर्णित ऋणी कृषक है वहां उसके खेती के उपकरण, और ऐसे पशु और बीज। अब पशु को भी नहीं बेच सकते कि साहब ये मेरे दो बैल हैं, इनसे मैं हल जोतता हूं। अब बैल को अटैच कर लिया तो फिर हल खुद जोतेगा क्या? खुद से खिंचाई थोड़ी होगी, बैल की ये बात करे। पशु और बीज जो न्यायालय की राय में उसे वैसी हैसियत में अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। कृषि उपज या कृषि उपज के किसी वर्ग का ऐसा भाग जो ठीक अगली धारा के उपबंधों के अधीन दायित्व से मुक्त घोषित कर दिया गया है। टूल tools of artisan tools of artisans, and where the judgment debtor is an agriculturist, his implements of husbandry and such cattle and seed grain as may in the opinion of the court be necessary to enable him to earn his livelihood as such, and such portion of agricultural produce or of any class of agriculture produce as may have been declared to be free from liability under the provisions of the next following section। तो एक नेक्स्ट सेक्शन 61 देखो, उसमें लिखा हुआ है फसल की कितनी भाग का आप अटैच नहीं कर सकते। सेक्शन 61 देखो आप, इंपोर्टेंट हो। एक तो देखो, परिवार के फैमिली के लिए 12 महीने का खाने का अनाज, और एक अगली फसल को बोने के लिए बचा कर रखते हैं ना अनाज, कि ये एक गेहूं की बोरी तुम अगले साल बीज के रूप में रखूंगा। अगली फसल की बुआई के लिए अलग से बीज, जो ग्रेन रखा जाता है, उसको देखिए आप। पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सेक्शन 61, कृषि उपज को भागता छूट। राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित साधारण ये विशेष आदेश द्वारा ये घोषणा कर सकेगी कि कृषि उपज या कृषि के किसी वर्ग के ऐसे प्रभाग को जिसकी बाबत राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि वह उस आगामी फसल तक उस भूमि पर समय खेती करने के लिए तथा निर्णीत ऋणी और उसके कुटुंब के निर्वाह के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। यानी इतना फसल जो अगली फसल पक करके तैयार होने तक उसके खाने के लिए और अगली फसल को बोने के लिए बीज आवश्यक है। सभी कृषकों या कृषकों के किसी वर्ग की दशा में बिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्व से छूट होगी। ये कौन तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। छोटे कृषक है, बड़े कृषक है, किनको छूट दी जानी है, किनको नहीं। द स्टेट गवर्नमेंट में बाई जर्नल और स्पेशल ऑर्डर published in the official gazette declare that such portion of agriculture produce
or of any class of agriculture produce as may appear to the state government to be necessary for the purpose of providing until the next until the next harvest for the due cultivation of the land and for the support of the judgment debtor and his family shall in the case of all agriculturists or of any class of agriculturists be exempted from liability to attachment और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। सेक्शन 61 को इंपोर्टेंट करना। अब पढ़िए इस क्लोज को, जो अभी मैंने आपको क्लोज भी पढ़ा उसको देखिए आप। शिल्पी के औजार और जहां निर्णित ऋणी कर सक है वहां उसके खेती के उपकरण, जैसे किसान का हल, किसान के लिए सबसे प्रमुख वर्ड कौन सा है? हल, जिससे वो होता है। किसान के हल को आप शिल्पी, और भी आपके टूल्स, चाहे वो किसी प्रकार का कारपेंटर हो या और भी कोई जो काम करते हैं हाथ से, तो उनके वो आ गए। शिल्पी के औजार और जहां निर्णित नहीं कर सका वहां उसके खेती के उपकरण और ऐसे पशु और बीज जो न्यायालय की राय में उससे वैसी हैसियत में अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है, और कृषि उपज का या कृषि उपज के किसी वर्ग का ऐसा भाग जो ठीक अगली ठीक अगली धारा के उपबंधों के अधीन दायित्व से मुक्त घोषित कर दिया गया है। टूल्स और आर्टिसंस and where the judgment debtor is an agriculturist, his implements of husbandry and such cattle and seed grain as may in the opinion of the court be necessary to enable him to earn his livelihood as such, and such portion of agriculture produce or of any class of agriculture produce or of any class of agriculture produce as may have been declared to be free from liability under the provisions of the next following section। तो नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन कौन सा है? 61, जिसमें तो कितना कृषि उपज का कितना भाग जो है आप अटैच नहीं कर सकते, यानी जो जजमेंट डेटर है जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है उसकी फैमिली को अगली फसल तैयार होने तक का जो है जीवन यापन के लिए और अगली फसल के लिए जो जरूरी सीड ग्रेन है, बीज जो है बोने के लिए जितना जरूरी है उसको आप अटैच नहीं कर सकते, उसके अलावा आप अटैच कर सकते। कि साहब तुम्हारे तो 100 क्विंटल गेहूं है, सारे खाओगे क्या? परिवार में तो 5 सदस्य हो, 5 के हिसाब से ज्यादा कितने खा जाओगे तुम? 10 10 बोरी खा जाओगे, इतनी तो खा सकता है व्यक्ति। 5 व्यक्तियों की फैमिली जो होती है उसके लिए 12 महीने के 6 क्विंटल भी काफी होते हैं, ज्यादा होता है। और आजकल तो अनाज खाने वाले व्यक्ति कम बचे, काम में खेती करने वाले तो फिर भी खाते हैं। तो वो फसल, एक मुझे पुराना किस्सा बुजुर्गों ने, हम छोटे थे, बताया था, आपको शेयर कर देता हूँ। कि दो फैमिली थी, दो परिवार थे, जिनके एक परिवार के लिए 11 महीने का अनाज हुआ और एक फैमिली थी जिसके 1 महीने का अनाज हुआ। तो अब जिसके 11 महीने का जो अनाज हुआ था, ग्रेन हुआ था, उसने सोचा कि यार 12 महीने का तो हुआ नहीं, 11 महीने का है, तो एक काम करते हैं, 1 महीने जो है ना भूखे रह लेते हैं, फिर आराम से बचे हुए 11 महीने हैं आराम से बैठ के खाएंगे। दूसरी फैमिली ने सोचा कि यार 12 महीने में 1 ही महीने का तो अनाज हुआ है, मरना तो है ही, 1 महीने तो ठीक से खा पी ले, जी ले, बाद में देखेंगे। तो 1 महीने उन्होंने आराम से खाया और बाकी का 11 महीने का उनका मिल गया, क्योंकि वो तो भूख से मर गए आराम से खाने के चक्कर में, है ना। तो जितना मिला है ना, जितने दिन मिल रहा है ना उसमें मौज किया करो, ज्यादा हेडेक मत पाला करो आप, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे करने से क्या होता है, नुकसान होता है। इससे कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपको सब्र करना चाहिए और अधीर नहीं होना चाहिए कि ये एग्जाम आ गई, ये आ गई, अब नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आराम से मस्त तरीके से सोया करो, मस्त तरीके से खाया करो और मस्त तरीके से पढ़ाई किया करो। जितना समय मिले आपको पूरा अपना पढ़ाई पे देना है, अपने आप एक दिन आपको सफलता मिलेगी। मैं मिलाऊंगा उस लड़की को, वो कितने समय से तैयारी कर रही है, वो मेरे पास वहाँ इमली फाटक कोचिंग थी 2018 से पहले, तब से वहां से तैयारी कर रही थी। अभी एपीओ भी बैच ज्वाइन किया था उसने, एपीओ में फिर उसने मुझे भेजा था कि सर मेरी किस्मत खराब है, फिर मेरे 1 नंबर कम रह गया, बट अभी वो
विधि रचनाकार में हो गए। अब कहीं ट्रांसफर का झंझट ही नहीं है। पूरी नौकरी जयपुर में सेक्रेटरीट में कराई। एपी में तो फिर भी चलो पूरे राजस्थान में भटकना पड़ता, वो कराएंगे। तो रिजल्ट एक दिन जो लंबे समय से तैयारी करता है ना, उसको भगवान कॉपी किताब लेके बैठे रहता है। उसके पास पूरा हिसाब किताब है। आप क्या सोच रहे हो कि ध्यान नहीं है? एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब है उसके पास, कि कौन कितनी मेहनत करा है, कब किसको देना है। उसके पास सारा डाटा है। और जो ईमानदारी से काम नहीं करता ना, वो उसमें से नाम हटाता जाता है। और जो ईमानदारी से काम करता रहता है ना, वो एक दिन उसको जरूर देते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आगे वाला पॉइंट। सी पॉइंट। वे वे ग्रह और अन्य निर्माण उनके मलबों और आस्थानों के तथा उनसे अव्यवहित रूप से अनुलग्न और उनके उपभोग के लिए आवश्यक भूमि के सहित। आप तो इतना याद रखो, ब्रैकेट में नहीं याद रखो तो वे घर, वे गृह और अन्य निर्माण जो कर्षक, इतना याद रखो, वे गृह और अन्य निर्माण जो कर्षक या श्रमिक या घरेलू नौकर के हैं और उसके अधिभोग में है। हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स belonging to the belonging to the an agriculturist or a labor और ये डोमेस्टिक सर्वेंट एंड ऑक्यूपाइड बाई हिम। एक लाइन इतनी याद रखो, आप ज्यादा लंबा याद नहीं रहेगा आपको। वे घर और अन्य निर्माण जो कृषक या श्रमिक या घरेलू नौकर के हैं और उसके अधिभोग में हैं। हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरिस्ट और ए लेबर और डोमेस्टिक सर्वेंट एंड ऑक्यूपाइड बाई हिम। खुद के कृषक के रहने के, उसके नौकरों के रहने के, लेबर के रहने के, वो उसके निर्माण और घर उनको अटैच नहीं करे, यानी उनको रहने दिया जाएगा। अब दुनिया भर की बिल्डिंग कर रखे, उनको अटैच किया जा सके। चलिए, डी, लेखा भैया। ये गलती होती है, देखो आप ऊपर वाला जो पॉइंट आपने क्लोज फर्स्ट पढ़ा ना, जिसमें बैंक नोट, प्रोमिसरी नोट, उसमें एक पॉइंट ये फंसा देते हैं बीच में, लेखा भैया। तो ऐसा लगता है लेखा भैया को अपने अटैच कर सकते हैं। लेखा भाई जो है, अपने पीछे भी सीपीसी में पढ़ा था ना, ओरिजिनल न्यायालय के सामने पेश नहीं करते, कंपेयर कॉपी याद है आपको? थोड़े 7 रूल 17 में तो अकाउंट्स जो बुक है वो यहाँ पर भी अटैच नहीं करेंगे। लेख, बुक्स ऑफ अकाउंट, लेखा भाइयों को अटैच नहीं किया जाएगा। और नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, किसी व्यक्ति को कंपनी नुकसानी के लिए सूट फाइल करना, आपने टीपी में पढ़ा होगा ना, ओनली राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, पढ़ा है ना आपने? केवल वाद लाने का अधिकार आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, संभावना मात्र का अधिकार, वाद लाने का अधिकार। प्रॉपर्टी स्पेस सक्सेसनिस, उत्तराधिकार भी मिलने की संभावना, सेक्शन 6 में लिस्ट दे रखी है ना, उसको आप अटैच इस बार आरजीएस में पूछी भी दो, शायद इस बार आरजीएस मेंस में आई थी वो, सेक्शन 6। तो ये कह रहा है ए मेयर राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, ए राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र। वाद, केवल नुकसानी का वाद लाने का अधिकार है। पहली बात तो उसको नुकसानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी ये तय नहीं है, तो इसको आप अटैच कैसे कर सकते हो? फिर व्यक्तिगत सेवा कराने का अधिकार, एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, किसी व्यक्ति का खुद का पर्सनल सर्विस है, एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवा कराने का कोई अधिकार है, उसको भी वो व्यक्ति के साथ ही रहता है, उसको आप अटैच नहीं कर सके। पर्टिकुलर व्यक्ति को सेवा कराने का अधिकार मिला हुआ है तो वो उस व्यक्ति के साथ ही है, उस सेवा के अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को आप नहीं दे सकते, इसलिए उसको आप अटैच भी नहीं कर सकते। वे वर्तिकाएं और उपदान जो सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के या किसी अन्य नियोजक के पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हैं, या ऐसी किसी सेवा कुटुंब पेंशन निधि में से जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की गई है, संदेह है। और राजनीतिक पेंशन है, एमएलए एमपी वगैरह, इनको भी क्या होती है, पेंशन मिलती है, चाहे वो रहें या एक बार सांसद रह गए तो आपको पेंशन बन गई।
जो भी पॉलिटिकल पेंशन वगैरह, इनको आप अटैच नहीं कर सके। स्टाइपेंड्स एंड ग्रेट्यूट्यूड्स अलाउड टू पेंशनर्स और पेंशनर्स ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ ए लोकल अथॉरिटी or any other employee or payable out of any service family pension fund notified in the official gazette by the central government or the state government in this behalf and political pension। श्रमिकों और घरेलू नौकरों श्रमिकों और घरेलू नौकरों को मजदूरी, चाहे वह धन में या वस्तु के रूप में संदेह हो। यानी श्रमिक, निर्णीत ऋणी के जो श्रमिक, सर्वेंट और जो घरेलू नौकर हैं, उनको मिलने वाली जो भी मजदूरी है, चाहे वो पैसे के रूप में हो चाहे वस्तु के रूप में, उसको आप अटैच नहीं करोगे। भाई गलती उनकी थोड़ी नहीं है ना, वो लेबर कहाँ जाएगी, सर्वेंट कहाँ जाएंगे, तो उनको मिलने वाली जो भी है उनको आप अटैच नहीं कर सकते। द वेजेज द वेजेज ऑफ लेबर्स द वेजेज ऑफ लेबर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स वेदर पेएबल इन मनी और इन काइंड, चाहे धन के रूप में हो, चाहे वो फसल के अंश के रूप में हो, चाहे कैसे भी दी जाती हो, उसको आप अटैच नहीं कर सकते। और इसमें इंपोर्टेंट जो है ना, ये पॉइंट नंबर आई और आई ए ये गलत हो जाते हैं, इसको समझिए आप। भरण पोषण की डिक्री भरण पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री भरण पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1,000 रुपए और बाकी का 2/3, यानी भरण पोषण, महिला को भरण पोषण की डिक्री मिली, पति ने भरण पोषण नहीं दिया, तो उस मेंटेनेंस को डिक्री है, उसके एग्जीक्यूशन में कितना आप अटैच कर सकते हो? सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1,000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री अदर देन ए डिक्री फॉर मेंटेनेंस। भरण पोषण की डिक्री से भिन्न कोई डिक्री, भरण पोषण डिक्री वाला तो नीचे, डिक्री भरण पोषण की नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा अन्य कोई डिक्री है, उसमें आप किसी व्यक्ति की सैलरी का कितना भाग अटैच कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इधर देखिए आप, मेंटेनेंस वाला पॉइंट तो आगे है। जैसे एक व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपए है, मेंटेनेंस की डिक्री नहीं है, अदर देन मेंटेनेंस, धन की डिक्री कोई सी भी डिक्री हो, तो उस व्यक्ति की जो सैलरी 10,000 रुपए है, उसमें से कितना अटैच कर सकते हो आप? इसका पहला 1,000 रुपए छोड़ दो, आप अटैच नहीं कर सकते। कितने बचे? 9,000 रुपए। 9,000 का कितना नहीं कर सकते? 1/3 है ना, 2/3 नहीं कर सकते, यानी इसका 2/3 कितना हुआ? 6,000 रुपए आप अटैच नहीं कर सकते। टोटल कितना बचा? 3,000 रुपए आप अटैच कर सकते हैं। आगे समझ में? 10,000 रुपए की सैलरी है किसी व्यक्ति की, उस और जज उसके अगेंस्ट को डिक्री पारित हुई है, लेकिन वो नॉट ए मेंटेनेंस डिक्री, भरण पोषण की डिक्री नहीं है, उसके अलावा कोई सी भी डिक्री हो, तो उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में कितना आप अटैच कर सकते हो? उसकी सैलरी का फर्स्ट जो 1,000 रुपए उसको आप अटैच नहीं कर सकते, और बाकी का 2/3 आप अटैच नहीं कर सकते। जो मैंने एग्जाम्पल सुविधा के हिसाब से 10,000 रुपए लिया, ये इसको 10,000 नहीं है, चलो 1,00,000 रुपए सैलरी है उसकी, तो पहला 1,000 रुपए छोड़ दो, कितना बचा? 99,000। 99,000 का 2/3 कितना हुआ? 66,000 अटैच नहीं कर सकते। कितना कर सकते हो? 33,000 अटैच कर सकते। नहीं यार समझ में? डिग्री किसकी नहीं होनी चाहिए? वर्ण पोषण की। और इसको भी परमानेंट छूट कब मिल जाएगी? वो नीचे प्रोविजो देखिए, आप पहले पॉइंट देखिए, भरण पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1,000 रुपए और बाकी का 2/3, सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1,000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री अदर देन ए डिक्री फॉर मेंटेनेंस। लेकिन नीचे क्या लिखा है?
परंतु जहां ऐसे वेतन के भाग का प्रभाव नहीं है, भाग करो आप, है ना हिंदी में। परंतु जहां ऐसे वेतन के भाग का जो क्रुक किया जा सकता है, कोई भाग कुल मिलाकर 24 मास की अवधि तक लगातार, यानी 24 महीने तक लगातार या आंतरिक रूप से कुरुक रहा है। 24 महीने तक मतलब ये इतना जो पार्ट है ना अपने 3,000 रुपए, 24 महीने तक उसकी सैलरी में से लगातार कट रहे हैं, या एक महीना छोड़ करके एक महीना कट रहे हैं, लेकिन 24 महीने कट गए। 24 24 मंथ तक कंटिन्यू, या अंतराल के बीच में, टोटल 24 महीने उसकी सैलरी के कट गए। लगातार या आंतरिक रूप से कुरुक रहा है, वहां वहां जब तक आगे की 12 मास की अवधि समाप्त नहीं हो जाए, यानी 12 महीने तक आपको रेस्ट देना पड़ेगा, सैलरी को आराम करेगी सैलरी। 12 महीने तक आप उसका कुछ भी अटैच नहीं करोगे। वहां जब तक आगे की 12 मास की अवधि समाप्त न हो जाए, तब तक ऐसे भाग को कुर्की से छूट प्राप्त होगी। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेर एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ द सैलरी as is liable to attachment has been under attachment, whether continuously or intermittently, for a total period of 24 months, such portion shall be exempt from attachment until the expiry of a further period of 12 months। यानी जब तक 12 महीने बीत नहीं जाए, तब तक 12 महीने उसको कुछ भी आप अटैच नहीं कर सकते। अगर 24 महीने लगातार क्रुक 24 महीने तक लगातार अटैचमेंट हो गया, या हर एक महीने बाद में, एक महीना छोड़ करके, 2 महीने छोड़ करके, लेकिन 24 महीने की सैलरी क्या होगी, अटैच होगी, तो फिर 12 महीने तक उसका कुछ भी आप भाग, 12 महीने तक उसको छूट प्राप्त होगी उस सैलरी को। ठीक है। उसके अलावा और और ऐसा अटैचमेंट एक ही डिग्री है, उसकी उसके अगेंस्ट और कोई डिग्री पारित नहीं है। अगर एक कई लोगों की डिग्री है उसके अगेंस्ट तो एक अलग बात है। उसके खिलाफ एक ही डिग्री के निष्पादन में, केवल एक ही डिग्री के निष्पादन में 24 महीने तक लगातार आपने अटैच होगी, तो फिर परमानेंट छूट मिल जाएगी, उसको फिर दोबारा अटैच नहीं कर सकते। आगे लिखा है, और जहां ऐसी कुर्की और जहां ऐसी कुर्की एक ही डिग्री के निष्पादन में की गई है, वहां कुल मिलाकर 24 मास की अवधि तक कुर्की चालू रहने के पश्चात ऐसे भाग को उस डिग्री के निष्पादन में कुर्की से अंतिम रूप से छूट प्राप्त होगी। and where such attachment has been made in execution of one and the same decree, shall after the attachment has continued for a total period of 24 months be finally exempt from attachment in execution of that decree। एक ही डिक्री है और कोई डिक्री नहीं है, केवल एक मात्र डिग्री है, और 24 महीने तक अगर उसके पैसे कटते रहे, तो फाइनली उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब आप पढ़ लो और पूछ लो, कोई चीज समझ में नहीं आएगा है। हाँ हाँ, बंद हो जाएगा, लेकिन एक ही डिग्री होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट कई डिग्री हैं, एक मेरी है एक आपकी है, तो फिर नहीं होगी। 24 महीने तक लगातार कट गए ना, तो फिर उसको लगातार या इंटरमिटेंटली कट गए, तो फिर 12 महीने उसको रेस्ट दिया जाएगा। 12 महीने कटौती नहीं होगी, फिर वापस कटौती स्टार्ट हो जाएगी। और एक ही डिग्री के एग्जीक्यूशन में हो रहा है, तो परमानेंट छूट मिल जाएगी उसको। और भरण पोषण की डिग्री में कितना नहीं कर सकते आप, जैसे 99,000 सैलरी है, तो 33,000 अटैच नहीं कर सकते, बाकी 66,000 अटैच कर सकते। 9,000 रुपये सैलरी है, तो 3,000 नहीं कर सकते, 6,000 कर सकते हो। नीचे देखो आप, भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन में वेतन का 1/3, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, अटैच कर सकते हैं ऐसा नहीं पढ़ेंगे अपन। अपना टॉपिक क्या है, डू नॉट अटैच। जिनको अपन अटैच नहीं कर सकते, कहीं लास्ट तक पढ़ते पढ़ते सब अटैच करने लग जाओ। अटैच करने वाला तो पहला पॉइंट था। अब अपन वो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिनको अपन अटैच
नहीं कर सकते। 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री फॉर मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस की डिक्री में 1/3 भाग को अटैच नहीं कर सकते, और अदर देन मेंटेनेंस डिक्री है उसमें फर्स्ट 1,000 रुपए अटैच नहीं कर सकते, और बाकी का 2/3 नहीं कर सकते। और उसमें भी 24 महीने वाली बात है, जबकि मेंटेनेंस वाले में तो जब तक पत्नी जिंदा रहेगी तब तक उसको भरण पोषण क्या है, देना पड़ेगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि 24 महीने वाली बात थी। ये 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है जहां गलती होने की संभावना रहती है, समझ गए आप, प्रॉब्लम के रूप में आ जाए और गलत हो जाए। बाकी तो देखो पॉइंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि किनको अटैच नहीं कर सकते। अब आ जाइए आप, ऐसे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते जिन्हें वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 लागू है। द पे एंड अलाउंस ऑफ पेंशनर्स टू होम द एयरफोर्स एक्ट 1950 और द आर्मी एक्ट 1950, द नेवी एक्ट 1957 अप्लाइज। यानी उन ऐसे व्यक्तियों के वेतन और भत्ते जिनको ये अधिनियम लागू है उनके आप अटैच नहीं कर सकते, देखो छूट दी हुई है। आजकल एविडेंस में तो इनको यहाँ से हटा दिया। सेक्शन 1 में है ना, भारतीय साक्ष्य में दिए हुए है ना सारे, जिन पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। तो ये 3 एक्ट हैं, इन 3 एक्ट के तहत अगर किन्हीं व्यक्तियों को वेतन और भत्ता मिलता है उसको आप अटैच नहीं कर सकते। और किसी भी ऐसी निधि, किसी भी ऐसी निधि में के या उससे उत्पन्न जिसे भविष्य निधि अधिनियम 1925 तत्समय लागू है, सभी अनिवार्य निक्षेप और अन्य राशियां जहां तक कि उनके बारे में उक्त अधिनियम द्वारा ये घोषित किया गया है कि वे कुर्क नहीं की जा सकती। यानी इस अधिनियम के तहत घोषणा कर रखी है कि इस राशि को आप अटैच नहीं कर सकते। all compulsory all compulsory deposits and other sums in or derived from and fund to which the provident fund act pf जो बोलते हो ना, provident funds act 1925, the time being applies insofar as they are declared for the said act not to be liable to attachment। देखो 100 साल हो गए इस एक्ट को पारित हुए, पीएफ प्रोविडेंस फंड्स एक्ट। और दूसरा, किसी, ये नया जुड़ा है, किसी ऐसी निधि में के या उससे उत्पन्न जिसे लोक भविष्य निधि अधिनियम 1968 तत्समय लागू है, सभी निक्षेप और अन्य राशियां जहां तक कि वे उनके बारे में उक्त अधिनियम द्वारा ये घोषित किया गया है कि वे कुर्क नहीं की जा सकती। तो 2 एक्ट का नाम याद रखो, और इसमें जिस राशि के अटैच से मना कर रखा है अटैचमेंट से, उनको आप अटैच नहीं कर सकते। उस अधिनियम में घोषणा की गई है कि इस डिपॉजिट को आप अटैच नहीं कर सकते। all deposits and other sums in or derived from any fund to which the Public Provident Fund Act 1968 for the timing applies insofar as they are declared by the said act as not to be liable to attachment। निर्णीत ऋणी, निर्णीत ऋणी के जीवन पर, निर्णीत ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अधीन संदेह सभी धन, यानी निर्णीत ऋणी ने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा ना, जीवन बीमा पॉलिसी कोई ले रखी है, उसके अधीन जो धन देना है उसको आप अटैच नहीं कर सकते, वरना उसकी किस्त नहीं जाएगी, अटैच कर लिया तो उसके लिए जो है उसको आप अटैच नहीं कर सकते। ऑल मनीज, ऑल मनीज पेएबल अंडर ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द जजमेंट डेटर। और केसी, किसी ऐसे निवास, किसी ऐसे निवास भवन के पट्टेदार, किसी ऐसे निवास भवन के पट्टेदार का हित जिसको बाटक और वास सुविधा के नियंत्रण से संबंधित तस्में पर्वत किसी विधि के उल्लंघन लागू है। द इंटरेस्ट ऑफ ए लेसी, पट्टेदार का, द इंटरेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ए लेसी ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग to which the provisions of law for the timing in force relating to control of rents and accommodation applies। सरकार के किसी सेवक की या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक की उपलब्धियों का भाग रूप ऐसा कोई भत्ता जिसके बारे में समुचित सरकार से सेंट्रल स्टेट, समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करे कि वह कुर्की से छूट प्राप्त है।
और ऐसी किसी लोक सेवक को निम्न उसके निलंबन काल में दिया गया कोई जीवन निर्वाह अनुदान या भत्ता। देखो, सस्पेंशन जो पीरियड होता है ना, निलंबन, किसी कर्मचारी को निलंबित भी कर देते हैं ना, तो उसको 75% सैलरी मिलती है, जीवन निर्वाह भत्ता, उसको आप अटैच नहीं कर सकते। एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द emoluments of any servant of the government or of any servant of a railway company or local authority, which the appropriate government may be notification in the official gazette, declared to be exempt from attachment, and any subsistence grant or allowance made to any such servant while under suspension। उत्तरजीविता और उत्तराधिकार की संभावना यानी प्रत्याशा भी बताया थोड़ी देर पहले मैंने। उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार की प्रत्याशा अथवा अन्य केवल समाश्रित या संभव अधिकार या हित, जो स्पेस सक्सेशनिस्ट की बात कर रहे थे ना आप अभी। एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप और अदर मेयरली कॉन्टिजेंट और पॉसिबल राइट और इंटरेस्ट, केवल संभावना मात्र के भावी भरण पोषण का अधिकार। देखो, ये तो टीपी में भी आपने पढ़ा था, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बट ड्यू मेंटेनेंस है। एक महिला का पीछे का 12 महीने का भरण पोषण बकाया है, उसको वो किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि वो तो निश्चित है ना। भाई भरण पोषण का इसलिए नहीं कर सकते, क्या बताओ उसको भविष्य में भरण पोषण की खुद को आवश्यकता नहीं रहे, खुद ही ऊपर चली गई। फ्यूचर मेंटेनेंस ये पहले डिस्प्यूट था हाई कोर्टों में कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफर किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, हाई कोर्टों के अलग अलग यूज थे। बाद में टीपी में अमेंडमेंट करके एक क्लॉज जोड़ दिया, आपने देखना उसमें लिखा हुआ है कि फ्यूचर मेंटेनेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। इसका मतलब पास्ट का जो मेंटेनेंस का जो है उसको उसको आप ट्रांसफर कर सकते, वो एक सर्टेन अमाउंट हो गया। तो वायु भरण पोषण का अधिकार अटैच नहीं कर सकते। ए राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इसका मतलब पास्ट का कर सकते हो। ऐसा भत्ता जिसके बारे में किसी भारतीय विधि ने यह घोषित किया है कि वह डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्व से छूट प्राप्त है। और भी कोई भत्ता है जिसको किसी भारतीय विधि द्वारा ये घोषणा कर दी कि उसको कुर्की से छूट मिली हुई है। एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय एनी इंडियन लॉ टू बी एग्जम्प्ट फ्रॉम लाइबिलिटी टू अटैचमेंट और सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, एंड जहां निर्णीत ऋणी कोई ऐसा व्यक्ति है जो भू राजस्व के संदाय के लिए दायी है, वहां कोई ऐसी जंगम संपत्ति जो ऐसे राजस्व की बकाया की वसूली के लिए विक्रय से ऐसी विधि के अधीन छूट प्राप्त है जो उसे तत्समय लागू है। यानी राजस्व विधि में भी अगर उस प्रॉपर्टी को दायित्व से छूट मिली हुई है तो यहाँ पर भी छूट मिल जाएगी, उसको अटैच नहीं कर सकते। वेयर द जजमेंट डेटर इज ए पर्सन लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग applicable to him is exempt from sale for the recovery of an area of such revenue। तो बाकी सब छोड़ो, आप इतना याद रह जाए आपके लिए वही काफी है। समुचित सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहो तो रीडिंग लगा के छोड़ देना आप। बाकी ये मोटे मोटे जो पॉइंट है ना, अब एग्जाम में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक आध पॉइंट कोई छूट भी जाए तो कोई खास बात नहीं है, मोटे मोटे सारे पॉइंट हैं। अगर लिस्ट पूछ जाए ऑब्जेक्टिव में किसको अटैच कर सकते हो किसको अटैच नहीं कर सकते, वो ध्यान रखना है। लेखा भाई वाला है ना, गलती हो जाती है। लेखा भाई है, ओनली राइट टू स्यू है, राइट टू पर्सनल सर्विस है, फ्यूचर मेंटेनेंस है, स्पेस सक्सेसनेस है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आपको अलग से। और शुरू वाले जो पॉइंट है ना, कौन से, अब ध्यान रखना आप प्रॉब्लम के रूप में कुछ ना है। ट्रैक्टर जो है ना, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को आप अटैच कर सकते हो, ट्रैक्टर को अटैच किया जा सकता है, लेकिन किसान के हल को आप अटैच नहीं कर सकते। अब एक शिल्पी कारपेंटर है, उसने बड़ी सी मशीन लगा रखी है फैक्ट्री, तो अटैच नहीं हो सकती क्या? उसका जो खुद का हाथ से काम करने के जो है शिल्पी के औजार, उसको नहीं कर सकते। आपने बड़े बड़ी जो मशीन लगा ली उसको आप अटैच कर सकते। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, झारखंड एग्जाम में भेजा है एक ने। एक डिक्री भरण पोषण के डिक्री के अलावा एक के विरुद्ध पारित की गई यदि उसका वेतन 10,000 रुपये प्रति माह। देखो एग्जाम्पल भी मेरा दिया है, मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है बट मैं हमेशा एग्जाम्पल 10,000 रुपये का देता हूँ ताकि मुझे गणित करने में सुविधा रहे।
इसमें 10,000 रुपये प्रति माह है, तो उसका कितना भाग किया जा सकता है? इसमें लिखा है 3,333 रुपये, 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 6,666 रुपये। 6,666 रुपये क्यों लिखा है? क्योंकि ये बर्नपोषणी डिग्री वाला है, ताकि गलत हो जाए। ऑप्शन दो है, उल्टा समझ लिया ना आपने। अगर बर्नपोषणी डिग्री की बात आती है तो 6,666 रुपये आप अटैच नहीं कर सकते। कर सकते हो, ये ना 1/3। 3,333 वाला ऑप्शन सही हो जाता। बाकी यहाँ सही ऑप्शन क्या है? 3,000। और यही डिग्री दूसरी होती तो कितना नहीं कर सकते? 3,333 नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हो। 1/3 नहीं कर सकते ना, तो 10,000 का 1/3 क्या है? 3,333। अब पॉइंटों में तो खैर तीन तीन और आ जाएंगे, बट मोटा मोटा यहाँ पर दिया है। इसमें बता भी रखा है, देखो वही एग्जाम्पल बता रखा है, मैं आपको भेज देता हूँ। ये देखो मैंने भेजा आपको, पढ़िए इसको। ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये भी किसने मुझे भेजा है। ये दो क्वेश्चन भेज दिए मैंने, देखो। ये लेखा पुस्तिका वाला क्वेश्चन भी है ना, पूछा हुआ, वो भी भेज देता हूँ, देखो। ये लो, अब पढ़ लीजिए आप, मैंने सारे भेज दिए आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए आप पढ़ते रहना, हम घर पे। कृषि उपज वाला मैंने बता दिया है, सेक्शन 61 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना आप। अब देखिए, वहां सेक्शन 55 था एक, याद है आपको? सेक्शन 55 पढ़ के आओ। 55, व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय क्या प्रक्रिया थी, याद है क्या? 1 मिनट में रीडिंग लगाओ फटाफट, सेक्शन 55 की। पहला दूसरा तीसरा लिखा हुआ है ना। अब देखो, वहां तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे थे, अब का व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करने जा रहे, अब प्रॉपर्टी को गिरफ्तार करने जा रहे हो आप। प्रॉपर्टी को गिरफ्तार करने का मतलब प्रॉपर्टी को अटैच करने जा रहे हो, प्रॉपर्टी को रुकी, तो वही प्रक्रिया यहाँ लागू है, देखिए आप। सेक्शन 62 देखिए, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इस संहिता के अधीन जंगम संपत्ति का अभिग्रहण निर्दिष्ट या प्राधिकृत करने वाली किसी आदेशिका का निष्पादन करते हुए किसी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश नहीं करेगा। नो पर्सन एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस अंडर दिस कोड directing or authorizing seizure of movable property shall enter any dwelling house after sunset and before sunrise। निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास गृह निर्णीत ऋणी के अधिभोग में न हो। यानी निर्णीत ऋणी जजमेंट लेटर का तो तोड़ सकते हो, जजमेंट लेटर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का तो आप तोड़ोगे नहीं। निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास गृह निर्णीत ऋणी के अधिभोग में न हो और वह उस तक पहुंच होने देने से मना न करता हो या पहुंच होने देना किसी भांति निवारित न करता हो। किंतु जबकि किसी ऐसे आदेश का निष्पादन करने वाले व्यक्ति ने किसी निवास गृह में सम्यक रूप से प्रवेश कर लिया है, तब वह किसी ऐसे कमरे का द्वार तोड़ सकेगा जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें ऐसी कोई संपत्ति है। ये बात वहां पर भी पढ़ी थी आपने। नो आउटर डोर नो आउटर डोर ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस shall be broken open unless such dwelling house is in the
occupancy of the judgment debtor and he refuses or in any way prevents access thereto. But when the person executing any such process has duly gained access to any dwelling house, he may break open the door of any room in which he has reason to believe any such property to be. अगर प्रवेश कर गया तो प्रवेश करने के बाद में उसको लगता है कि इस कमरे में संपत्ति हो सकती है, उसको लॉक लगा हुआ है तो तोड़ करके उसको खोल सकता है। या जैसे अपने पीछे पढ़ा था कि उसमें अगर जजमेंट लेटर है तो उसको तोड़ कर सकता है। वही वहां व्यक्ति को गिरफ्तार करना था और यहाँ पर प्रॉपर्टी को सीज करनी है। और महिला के अधिभोग में है तो जो लोगों के सामने नहीं आती, वो तीसरा पॉइंट यहाँ पर भी है। तीसरा क्लोज पढ़ो, एक सेकंड। पढ़ लिया तीसरा क्लोज।
ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी है। चलिए आगे बढ़िए आप। 63 देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति, प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। अब दोनों कोर्ट एक ही कैटेगरी के हैं, या एक कोर्ट उनमें से सीनियर है, एक कम पावर का है, एक अधिक पावर का है, उसके लिए सेक्शन 63 है। देखिए, जहां वह संपत्ति जिस जहां वह संपत्ति जो किसी न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है, कोर्ट की कस्टडी में नहीं, न्यायालय की अभिरक्षा में नहीं है, एक से अधिक न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की हुई है, वहां वह न्यायालय जो ऐसी संपत्ति को प्राप्त या आप्त करेगा और उसके संबंध में किसी दावे का या उसकी कुर्की के संबंध में किसी आक्षेप का अवधारण करेगा, वह न्यायालय होगा जो सबसे ऊंची श्रेणी का है, या जहां ऐसे न्यायालयों के बीच में श्रेणी का कोई अंतर नहीं है, जैसे दोनों ही सिविल जज हैं, दोनों ही सीनियर सिविल जज हैं, वहां वह न्यायालय होगा जिसकी डिक्री के अधीन संपत्ति सबसे पहले कुर्क की गई थी। अगर श्रेणी अलग अलग है, जैसे एक जिला न्यायालय, एक सिविल जज है, सीनियर सिविल जज है, तो जिला न्यायालय, और एक सिविल जज है, एक सीनियर सिविल जज है, तो भी कौन सा, सीनियर सिविल जज। बट दोनों ही सिविल जज हैं, दोनों ही सीनियर सिविल जज हैं, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो जिसने पहले की, ये प्रॉब्लम के रूम में आपसे पूछ सकते हैं, है ना। वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट, हाँ वो प्रॉपर्टी उसी कोर्ट के कस्टडी में है, तो फिर चाहे वो नीचे ऊपर का कोई महत्व नहीं रखा जाएगा। मैं नीची श्रेणी का कोर्ट हूं लेकिन मेरी कस्टडी में प्रॉपर्टी है, तो फिर मेरे नियम लागू होंगे। ये नियम तब लागू होता है जब प्रॉपर्टी कोर्ट की कस्टडी में नहीं है। वेयर प्रॉपर्टी नॉट इन द कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्रीज ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन, द कोर्ट विच शैल रिसीव और रिलाइज सच प्रॉपर्टी। रियलाइज का मतलब ये, वाप्त का मतलब बेचना है, उसको विक्रय करना है। रियलाइज सच प्रॉपर्टी एंड सेल डिटरमाइन एनी क्लेम देयर टू एंड एनी ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट देयर ऑफ शैल बी द कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड, और वेयर देयर इज नो डिफरेंस इन ग्रेड बिटवीन सच कोर्ट्स, द कोर्ट अंडर हुज डिक्री द प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच्ड, जिसने सबसे पहले अटैच की उसके नियम लागू होंगे। इस धारा की कोई भी बात ऐसी डिक्रियों में से एक का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा की गई किसी कार्यवाही को अविधिमान्य करने वाली नहीं समझी जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर इन कोर्टों में से किसी एक कोर्ट ने, अगर एक कोर्ट ने निष्पादन कर दिया, तो ऐसा नहीं है वो नीचे ग्रेड का था ऊंची ग्रेड का था, जो कर दिया वो कर दिया, वो कार्यवाही लीगल मानी जाएगी, इलीगल नहीं होगी। जो काम हो गया वो हो गया। Nothing in this section shall be deemed to invalidate any proceeding taken by a court executing one of such decrees। और तो 63 होगी। उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए न्यायालय द्वारा की गई किसी कार्यवाही, एक शब्द है ना, न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही के अंतर्गत ऐसी डिक्रीदार को जिसने डिक्री के निष्पादन में किए गए विक्रय में संपत्ति का क्रय किया है, उसके द्वारा संदेह क्रय कीमत के बराबर मुद्रा अनुज्ञात करने का आदेश नहीं है। न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में क्या शामिल नहीं है, जैसे डिक्री होल्डर ने खुद ने प्रॉपर्टी खरीद ली, जब ऑक्शन होता है ना, तो जनरली क्या होता है कि डिक्री होल्डर बोली नहीं लगाता है। मैं डिक्री होल्डर हूं, आप जजमेंट डेटर हो, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच किया और अभी पब्लिक ऑक्शन हो रहा है, मैं खुद ही खरीद लेता हूँ और फिर कह रहा हूँ साहब मैंने 1 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी और मेरी जो डिक्री है वो 80,000 की है, तो 80,000 तो मेरे उसमें सेट ऑफ कर लो, बाकी 20,000 रुपये मैं दे देता हूँ। ऐसा क्लोज 2 में नहीं होगा। नीचे देखिए आप, उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए न्यायालय द्वारा की गई किसी कार्यवाही के अंतर्गत ऐसे डिक्रीदार को जिसने डिक्री के निष्पादन में किए गए विक्रय में संपत्ति का क्रय किया है, उसके द्वारा संदेह क्रय कीमत के बराबर मुद्रा अनुज्ञात करने का आदेश नहीं है।
For the purposes of subsection 2, proceeding taken by a court does not include an order allowing to a decree holder who has purchased property at a sale held in execution of a decree set off to the extent of the purchase price payable by him. तो ये नियम ये कह रहा है कि जब किसी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच करके जब विक्रय होगा ना, तो बोली लगाने वाला डिक्रीदार भी हो सकता है। हमेशा नहीं होता। अगर उसको बोली लगाने के लिए अलाउ कर रखा है, अब उसकी डिक्री सपोज करो 80,000 रुपए की, फिर प्रॉपर्टी बिकी 1 लाख रुपए की, तो क्रय धन कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। 1 लाख में वो कह रहा है कि साहब 80,000 रुपए की तो मेरी डिक्री है जिसके एग्जीक्यूशन में इसको बेचा है, मैं कितने और दे देता हूं? 20,000 रुपए। वहां ये बात लागू नहीं है। और 64 भी इंपोर्टेंट है। 64 ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी को अगर आपने एक बार अटैच कर दिया, जो प्रॉपर्टी अटैच होगी उसको की डिक्री द्वारा किसी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया, उसके बाद में आप उसको बेचते हो, पट्टे पे देते हो, लीज पे देते हो, जो भी है वो सब शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। प्राइवेट एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना। प्राइवेट अन्य संक्रमण मतलब समझते हो ना? किसी को बेच दी, किसी को लीज पे दे दी, दान कर दी, सब क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी कोर्ट के द्वारा अटैच होगी, चाहे वो चल हो अचल हो, उसको आप बिना कोर्ट के आदेश से किसी को बेच नहीं सकते। और मूवेबल प्रॉपर्टी भी आपने पीछे देखा होगा, जो कोर्ट के आदेश से अटैच है वो अचल संपत्ति की तरह ट्रीट होती है। था ना एक सेक्शन 16? सेक्शन 16 का लास्ट वाला पॉइंट याद है आपको? छठा पॉइंट देखो, अचल संपत्ति से संबंधित वाद। जो करस्तम या कुर्की के अधीन है ना? ये सेक्शन 64 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। वेर वेर एन अटैचमेंट हैज बीन मेड, एनी प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी, एनी प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच्ड or of any interest therein, any payment to the judgment debtor of any debt, dividend or other monies contrary to such attachment shall be void as against all claims enforceable under the attachment। जहां कुर्की की जा चुकी है, जहां कुर्की की जा चुकी है वहां कुर्क की गई संपत्ति, वहां कुर्क की गई संपत्ति या उसमें के किसी हित का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल प्राइवेट अंतरण या परिधान और किसी ऋण, लाभांश या अन्य धन का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल निर्णीत ऋणी को संदाय कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के मुकाबले में शून्य होगा। यानी कोर्ट का आदेश प्राथमिक रहेगा। जिस प्रॉपर्टी को कोर्ट के डिक्री के निष्पादन में अटैच हो गया, उस प्रॉपर्टी के बारे में आप कुछ भी व्यवहार डीलिंग नहीं कर सकते, न ट्रांसफर कर सकते हैं, न डिलीवर कर सकते हैं, न उस प्रॉपर्टी से किसी को कोई डिविडेंड लाभांश दिया जाता हो मंथली, जो भी है कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ क्या होगा? शून्य होगा। सब कुछ न्यायालय के अधीन रहेगा। और वहां टीपी में आपने सेक्शन 53 में पढ़ा ना, वहां वो वॉइडेबल होता है, उसको शून्य घोषित करा सकते हो आप। लिस्ट पेंडेंस का पढ़ा है ना सिद्धांत। इस धारा की कोई बात कुर्क की गई संपत्ति या उसमें किसी हित के किसी ऐसे प्राइवेट अंतरण या परिधान को लागू नहीं होगी जो कुर्की से पहले ऐसे अंतरण या परिधान की संविदा के अनुसरण में किया गया और रजिस्ट्री कर। तो देखो आप, मैं मुझे पता है कि प्रॉपर्टी अटैच होने वाली है, उससे पहले मैंने उसको बेच दी और रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। यानी किसी भी संपत्ति के कुर्क होने से पहले ही, विवादित प्रॉपर्टी की बात नहीं है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो फिर लिस्ट पेंडेंस लागू हो जाएगा। मैं ये वो प्रॉपर्टी है जो, जैसे मान लो सपोज करो किसी व्यक्ति के खिलाफ 10 लाख रुपए की धन की डिक्री पारित हो गई, उसको पता है कि मेरे खिलाफ धन की डिक्री पारित होने वाली है, उससे पहले उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री भी करा दी।
अब आप धन की डिग्री का निष्पादन कैसे कराओगे? उस प्रॉपर्टी की बेचने की बात नहीं कर रहा मैं जो कोर्ट में डिस्प्यूटेड है। ये मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो किसी डिग्री के निष्पादन में न्यायालय अटैच करेगा, विक्रय करेगा, जो पैसे मिलेंगे उससे डिग्री होल्डर को दिए जाएंगे। तो मुझे पता, उस व्यक्ति को पता लग गया कि जैसे उसके खिलाफ डिग्री पारित होने वाली है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके और विक्रय किया जाएगा, तो पहले उस प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, रजिस्ट्री भी करा देता है बिफोर अटैचमेंट। वो वैलिड होगा, उस पर इस धारा की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये करा कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी प्राइवेट ट्रांसफर और डिलीवरी of the property attached attached or of any interest therein made in pursuance of any contract for such transfer or delivery entered into and registered before the attachment। इस धारा की कोई बात कुर्क की गई संपत्ति या उसमें के किसी हित के किसी ऐसे प्राइवेट अंतरण या परिधान को लागू नहीं होगी जो कुर्की से पहले ऐसे अंतरण या परिधान की संविदा के अनुसरण में किया गया हो और रजिस्ट्री कर दो, उसका रजिस्ट्रेशन भी आपने करा दिया। हो गया क्लियर? इस धारा के प्रयोजनों के लिए कुर्की के अधीन प्रवर्तनीय सभी दावों के अंतर्गत आस्तियों के आनुपातिक वितरण के दावे भी हैं। सेक्शन 74 लगाना, इसको अंडरलाइन करके। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन क्लेम्स एनफोर्सेबल अंडर एन अटैचमेंट इंक्लूड क्लेम्स फॉर द रिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। ये अपन अभी सेक्शन 73 की बात करा है, रिटेबली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। ये कुर्की से संबंधित सेक्शन पूरे हो गए आपके, और एक सेक्शन और पढ़ेंगे। विक्रय में कुछ नहीं है, एक सेक्शन है, फिर कुर्की विक्रय से संबंधित सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऑर्डर 21 के जो सेक्शन वाला पार्ट है उसमें दो सेक्शन बचेंगे, 73 और 74, बाकी ये आपके कंप्लीट। चलिए देखिए आप, सेल, अभी तक आपने पढ़ा कुर्की। सेक्शन 65 क्रेता का हक। सेक्शन 65 छोटा सा है, इंपोर्टेंट है। इधर देखिए आप, सेक्शन 65 इतना ही कहता है, ये ए व्यक्ति है, इसके फेवर में डिक्री पारित हुई, ठीक है। ये बी व्यक्ति है, ये कौन है? जजमेंट डेटर। इस डिक्री के निष्पादन में आवेदन किया इसने न्यायालय से, एनए कोर्ट में आवेदन किया डिक्री के निष्पादन में, और जजमेंट डेटर की P1 P2 P3 जो भी है प्रॉपर्टी को अटैच किया, अटैच करके उसको सेल आउट किया, विक्रय किया। विक्रय में इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया किसने? सी व्यक्ति को। विक्रय कितनी तारीख को हुआ? आज के डेट में विक्रय हुआ। बट ये विक्रय एब्सोल्यूट कब हुआ? 1 साल बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि इस विक्रय को इसने सेट असाइड कराने के लिए आवेदन कर दिया कि साहब विक्रय, आगे पढ़ेंगे अपन ऑर्डर 21 के रूल 89 1992 में, कि मेरी प्रॉपर्टी की बोली कम लगाई, नीलामी कम, सबको सूचना नहीं दी, उसको सेट असाइड कराना चाह रहा है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी को आपने जो डिक्री के निष्पादन में अटैच करके जो विक्रय किया ना, उसकी बोली कम लगी, पैसा कम मिला जिसने खरीदी, दोबारा से उसका विक्रय होना चाहिए। इस आधार पर उसको सेट असाइड कराने के लिए उसने लिटिगेशन कर दिया, और सब कुछ लिटिगेशन समाप्त होकर के एब्सोल्युटली उसको प्रॉपर्टी का कब्जा दे दिया 7/7/26 को। तो इस प्रॉपर्टी में शिव व्यक्ति को हक कब से माना जाएगा? विक्रय की तारीख से, या जिस दिन सेल एब्सोल्यूट हो गया उस दिन से। ये सेक्शन 65 कहता है, जिस दिन विक्रय हुआ ना उसी दिन से उसको उस प्रॉपर्टी में ओनरशिप, स्वामित्व मिल गया था, उस दिन नहीं जिस दिन विक्रय एब्सोल्यूट हुआ, आत्यंतिक हुआ। परचेजर्स टाइटल, जहां किसी डिक्री के निष्पादन में स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यंतिक हो गया है, वहां यह समझा जाएगा कि संपत्ति उस समय से जब उसका विक्रय किया गया है, न कि उस समय से जब विक्रय आत्यंतिक हुआ, क्रेता में निहित हो
एक साल बाद में। फाइनल यानी एब्सोल्यूट का मतलब अब उसको लेकर के कोई लिटिगेशन बाकी नहीं है। Where immobile property is sold in execution of a decree and such sale has become absolute, the property shall be deemed to have vested in the purchaser from the time when the property is sold and not from the time when the sale becomes absolutely। जिस दिन एब्सोल्यूट हुआ उस दिन नहीं माना जाएगा, जिस दिन विक्रय हुआ उस दिन एब्सोल्यूट है। कितनी डीएलसी दरें होंगी, कितने मिनिमम वैल्यू होगी। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल्स ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। यानी ऐसी भूमि जो धन की डिक्री के निष्पादन में विक्रय की जाती है उसके बारे में नियम बनाने की शक्ति किसकी है? राज्य सरकार की है। उसका मूल्य कौन तय करेगा, कौन नहीं करेगा, सब स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। बहुत बड़ा अंतर है भूमि की वास्तविक रेट में और गवर्नमेंट रेट में, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सब नियम कौन बनाएगी? राज्य सरकार नियम बनाएगी। इतना ध्यान रखो, इसको पढ़ के छोड़ देना। ठीक है। इसके दो सेक्शन 73 और 74 बचे हुए हैं। बाकी अपने कुर्की और विक्रय के सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए। वैसे तो मैंने अलग अलग आपको बता रखे हैं, पर सुविधा के हिसाब से मैं इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा है सेक्शन वाला है वो मैंने आपको कराया। ठीक है। तो ये जो मैंने आज जो बताया ना सेक्शन 60, 61, 63, ये